नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो महल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों पावर सिस्टम के इंपॉर्टेंट नोट्स एंड बेस्ट एमसीक्यू। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से कवर किया है। ठीक है दोस्तों, और मैंने उन टॉपिकों को इसमें इंक्लूड किया है कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो अभी थोड़ा सा बनाने में लेट हो जा रहा है दोस्तों, अभी नहीं होगा, कुछ टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं पावर सिस्टम से इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, आते भी हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। अभी इसके बाद में पावर सिस्टम के एमसीक्यू का भी मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बेस लोड पावर प्लांट एग्जाम्पल एंड पीक लोड पावर प्लांट एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बेस लोड पावर प्लांट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें लोड का वेरिएशन लगभग 24 घंटे में, मतलब पूरे दिन में, बहुत ही कम होता हो। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट जैसे हमारा क्या हो गया, एक तरीके का बेस लोड पावर प्लांट हो गया। ठीक है ना, इसकी इनिशियल कास्ट हाई होती है, मतलब बनाने में जो लागत आती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, लेकिन जो रनिंग कास्ट होती है वो लो होती है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी रनिंग कास्ट लो है और पॉल्यूटेड फ्री है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, सोलर पावर प्लांट क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट कहने का मतलब ये है कि सोलर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है, जैसे चारों आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो, सोलर दिख रहा होगा। तो पर मेगावाट जो एनर्जी जनरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी जो क्षमता है ना, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो सोलर पावर प्लांट ज़्यादा एरिया लेता है पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तुलना में। अगर हम बात करें तो सोलर पावर प्लांट जो हमारा होता है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जो पर मेगावाट के हिसाब से ज़्यादा स्पेस लेता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, तो हमारा सोलर पावर प्लांट होता है। ठीक है, आप इसके प्लांट देखोगे तो 2-2 किलोमीटर में सोलर पैनल लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, दिमाग में इमेजिनेशन बना सकते हैं कि जो ये लेता है ना, एरिया बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है कि अगर हम बात करें फ्यूल के तौर पे, तो ये 1 किलो यूरेनियम समझ लीजिए कि कोयला की तुलना में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना हम कोयला चलाएंगे ना उसके तुलना में 1 किलो यूरेनियम बहुत ज़्यादा हमें मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जो फ्यूल हैंडलिंग इसमें कम करना पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि इसको बनाने के लिए जो हमारे बहुत हाई स्किल्ड इंजीनियर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसमें बनाने के लिए हाई स्किल्ड इंजीनियर लगाए जाते हैं, तो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में पूछ चुका है कि कौन सा साइकिल पे काम करता है, तो थर्मल पावर प्लांट में तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हमारे रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो 40% होती है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे इकोनोमाइज़र हमारा एक इफ़िशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट है, जो उसकी पूरा टोटल इफ़िशियंसी होती है वो बीटीजी ट्रिक होता है। बीटीजी बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी करके निकालते हैं। ठीक है ना, बॉयलर इंटू टरबाइन इंटू जनरेटर। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, इकोनोमाइज़र क्या करता है कि फ्लू गैसेस का यूज़ करके वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट में अभी हम लोग बाद में इसमें एक एक पॉइंट, अभी सारे जितने भी न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो, सोलर पावर प्लांट, ये दोस्तों तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट का। मैं वीडियो अभी नेक्स्ट लेकर आऊँगा, उसमें पूरा मैं उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे इसमें इक्विपमेंट क्या क्या लगे होते हैं, कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तभी फिलहाल बस ये आपको याद रखना कि पीक लोड पावर प्लांट क्या होते हैं, बेस लोड पावर प्लांट होते हैं क्या है। तो बेस लोड पावर प्लांट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इनमें लोड का वेरिएशन जो होता है बहुत ही कम होता है, लगभग कांस्टेंट होता है। पीक लोड पावर प्लांट क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जाती है, तो कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग पीक लोड पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सब पूछता है इसमें कि मोस्ट सुटेबल बेस लोड पावर प्लांट इज, तो मोस्ट सुटेबल बेस लोड पावर प्लांट हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। ठीक है, पीक लोड पावर प्लांट में हमारे कौन कौन से होते हैं, डीजल पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। पीक लोड पावर प्लांट कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो पीक लोड पावर प्लांट में जैसे कि ऐसा पावर प्लांट, आप खुद ऑप्शन देख के वहाँ अंदाज़ा लगाएंगे एग्जाम में कि एक ऐसा पावर प्लांट जो जल्दी स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, जिसका मतलब स्टार्टिंग टाइम जो हो जल्दी हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पीक लोड पावर प्लांट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यही पूछेगा कि डीजल पावर प्लांट की में जो लाइफ पीरियड होती है कितनी होती है, तो डीजल पावर प्लांट की जो लाइफ पीरियड होती है दोस्तों वो 20 से 25 साल होती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट की कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ चुका है, 100 साल होती है। ठीक है,
अभी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको लेकर आऊँगा, वो तो बिल्कुल उसमें डिस्क्राइब करेंगे हम कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये सब पूरा उसमें बताया जाएगा। उसके इक्विपमेंट्स में बताऊँगा, ठीक है, और जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल था बेस लोड पावर प्लांट, पीक लोड पावर प्लांट, तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, क्या है आगे हमारा टॉपिक दिख रहा है एलवी एंड एचवी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एलवी एंड एचवी वाइंडिंग में पूछ चुका है कभी कभी इससे रिलेटेड पॉइंट कि एलवी वाइंडिंग कहाँ यूज़ की जाती है, एचवी वाइंडिंग कहाँ यूज़ की जाती है, ठीक है ना। ये पावर सिस्टम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसमें लिख रखा है कि एलवी वाइंडिंग इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एलवी वाइंडिंग जो होती है लैप वाइंडिंग की तरह काम करती है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ की जाती है। एलवी वाइंडिंग भी जस्ट सेम है, ठीक है। तो आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को रिलेट करके आप याद रख सकते हो कि लो वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन क्या है एलवी एंड एचवी वाइंडिंग की, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्या होता है कि एलवी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस जो होता है एलवी वाइंडिंग का वो लो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो हमारा करंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलवी वाइंडिंग का। क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ चुका है कई बार कि एलवी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो एलवी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है। लेस नंबर ऑफ टर्न, लेस नंबर ऑफ टर्न, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि तार हमारा मोटा होता है। अब कैसे क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए एलवी वाइंडिंग जो होती है हमारी लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ की जाती है। अब ठीक है, इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई करंट के लिए यूज़ करने का मतलब ये है कि तार मोटा होगा तो उसको नंबर ऑफ टर्न जो फेरे होंगे वो कम होंगे, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि R बराबर रो L बाई ए होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मिल गया हमें ना, ये ऑप्शन वेरीफाई हो गया, ये वाला मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लो, यहाँ रेजिस्टेंस लो भी दिख गया। लेस नंबर ऑफ टर्न समझिए होंगे, तार अगर मोटा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा है हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो यूज़ की जाती है हाई वोल्टेज एवं लो करंट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। मतलब जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तार पतला होगा तो मोर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न हमारे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हमारा लो होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जब लो होगा, यहाँ देख रहे होंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तार पतला होगा, तो ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें अगला हमने क्या लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमने इसमें क्या लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे एक अच्छा हमने टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम हमने इसमें क्यों रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ देता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड एट जनरेटिंग स्टेशन बाई सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो जनरेट किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पे, वो देख रहे हैं यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। जनरेशन वोल्टेज जनरली क्या होता है, 11 केबी से 33 केबी होता है, ठीक है ना। इंडिया में जो स्टैंडर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा कि जनरेटिंग वोल्टेज इंडिया में स्टैंडर्ड कितनी है, तो 11 केबी है। लेकिन 11 से 33 केबी तक इंडिया में जनरेट किया जाता है उस वोल्टेज को, ठीक है। उसको जनरेट करके हम डिफरेंट सब स्टेशन पे भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वहाँ से, ठीक है, और वो कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है। अब एक बात वहाँ से आपके दिमाग में एक बात चलती होगी कि जो हम लाइट जो हम लोग ट्रांसमिट करके लाते हैं यहाँ पे अपने घर पे, तो हम पैदा तो 11 के भी करते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे जलाते हैं, जो कंज्यूमर के पास हम लाते हैं, तो फिर से वहाँ स्टेप डाउन लगा करके बीच में स्टेप अप करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बताने वाले हमको कि बीच में वोल्टेज को स्टेप अप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जब हम लाइन 11 केबी का पैदा कर रहे हैं और लास्ट में हम ला करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे 3 फेज 4 वायर जहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, वहाँ भी हमने फिर 11 केबी में लाइन को कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। जबकि हम पैदा 11 केबी का कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट 11 केबी का यहाँ दे दे रहे हैं, उसको स्टेप अप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊँगा आगे क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पूछ चुका है, अब ये पूछ चुका है कि जनरेटिंग स्टेशन के पास जो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं जनरेटिंग स्टेशन के पास,
तो हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी मैं आगे इसमें बता दे रहा हूँ आपको कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, अभी उसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जनरेटिंग स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड बाई लाइन्स। जो हमारी जनरेटिंग स्टेशन होती है वो इंटरकनेक्ट होती है लाइन्स के द्वारा। ठीक है ना। अब पूछता है ये भी क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन व्हेन इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बिकम ट्रांसमिशन नेटवर्क। जब एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होती है तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो आपस में मिलना होता है ना, उसको ही पावर ग्रिड कहा जाता है। ठीक है ना। तो पावर ग्रिड हम लोग किसे कहेंगे, क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे मिलान होता है, मतलब कम्बिनेशन जो होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो सिंगल लाइन डायग्राम ट्रांसमिशन लाइन का है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कुछ करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के। जैसे देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करके पूछ देता, ऑप्शन में देखिए कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलान करने वाला आ गया था, एक बार क्वेश्चन दे दिया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का ही, और यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछ चुका था कि मिलान करिए। ऑप्शन डिफरेंट टाइप में दोनों साइड दे दिया था, कहा था कि मिलान करिए प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को मिलान करने के लिए दिया था। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या क्या होते हैं, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के अंदर हमारे 132 kV, 220 kV, 400, 765 kV आते हैं। ठीक है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या क्या होते हैं हमारे, 33 kV, 66 kV। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या क्या होते हैं हमारे, तो 11 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या क्या होते हैं, तो 400 3 फेज 400 वोल्ट और 230 वोल्ट सिंगल फेज के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड वोल्टेज वेरिएशन, क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्टैंडर्ड वोल्टेज वेरिएशन इन इंडिया कितना हुआ है। तो देखिए कंज्यूमर टर्मिनल पे जो वोल्टेज वेरिएशन होता है, हमने यहाँ थोड़ा सा गलती किया। देखिए यहाँ पे रियली में जो जहाँ भी परसेंटेज में लगाए हैं ना, इन तीनों में, यहाँ पे तीनों में प्लस माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टैंडर्ड वोल्टेज वेरिएशन इन इंडिया, तो कंज्यूमर टर्मिनल पर जो इंडिया में वोल्टेज वेरिएशन होता है वो प्लस माइनस 6% होता है। ठीक है, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है, वो 9% होता है। ठीक है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है, तो 12.5% हमारा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना है, तो हमारी प्लस माइनस 3% है। ठीक है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। और सिंगल लाइन डायग्राम में जितने भी हमारे वोल्टेजेस होते हैं वो आरएमएस वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है ना, सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग जितने भी वोल्टेजेस लेते हैं वो क्या होते हैं, आरएमएस में होते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, तो जितना ये हमने फिलहाल डाटा भी लिखा ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी यहीं कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कलर के बारे में। ठीक है, कलर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कलर क्या है। तो 3 फेज 3 वायर में स्टैंडर्ड कलर क्या है। ठीक है, तो 3 फेज 3 वायर में स्टैंडर्ड कलर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारा 3 फेज और 3 वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड कलर जैसे हम लोग जानते हैं कि RYB। ठीक, 3 फेज 3 वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड। ठीक, उसके बाद येलो। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक, 3 फेज 3 वायर की कहानी है। ठीक है, अगर 3 फेज 4 वायर बस कर देता है इसी में, तो क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पे 3 फेज 4 वायर करें तो बस यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल लगा देते हैं। न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, पूछ चुका है हमारा। 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल कलर क्या होता है, मतलब ब्लैक होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपरी जो कंडक्टर होता है, पूछ चुका है कि टॉप मोस्ट कंडक्टर को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपरी हिस्सा का जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग अर्थ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए RYB की तो साइज़ सेम होती है 3 फेज 4 वायर में, RYB की साइज़ जो होती है सेम होती है, लेकिन न्यूट्रल का जो साइज़ होता है वो आधा होता है। ठीक है ना, वो फेस कंडक्टर का आधा होता है। ठीक है ना, RYB जितने भी फेस कंडक्टर हमारे हैं इसके आधे होता है जो न्यूट्रल की साइज़ होती है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं केबल में 3
केबल में हम लोग बात करते हैं, केबल में हमारा जो न्यूट्रल का रंग होता है ना, जैसे केबल में भी आप यही याद रखिए, देखिए ट्रिक यही है केबल में कि आप क्या याद रखेंगे, जैसे RYB आप याद रखिए, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, रेड कलर, ठीक, येलो। अब बस उसमें जो न्यूट्रल कलर होता है ना, न्यूट्रल, यहाँ बी को तीर बना के न्यूट्रल याद रखिए, ठीक है ना। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जो हमारा न्यूट्रल होता है केबल में क्या होता है, हमारा ब्लू होता है। तो केबल में जो न्यूट्रल का कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, हमारा ब्लू होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या है अगला हम लोग का टॉपिक, इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक क्या दिया है। अगला टॉपिक हम लोग देखिए इसमें बात करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम में देखिए ऊपर हमने सबसे बनाया जनरेटिंग स्टेशन 11 kV, ठीक है। देखिए इंडिया में जो जनरेटिंग स्टेशन हम लोग अभी बताएं कि जो लाइन जनरेट की जाती है सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर के द्वारा, वो 25 से 33 kV तक की जाती है, ठीक है। इंडिया में अब तक सबसे हाईएस्ट जो जनरेटिंग वोल्टेजेस हैं वो हमारी 25 kV तक है। वो कहाँ पर है, 25 kV हमारी करीमनगर तेलंगाना में। देखिए यहाँ हमने लिखा है करीमनगर तेलंगाना में, इंडिया में, ठीक है ना। इन 25 kV जनरेटिंग 25 केबल का जो जनरेशन हो रहा है वो करीमनगर तेलंगाना में हो रहा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वोल्टेज जनरेशन हो रहा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हमारा 11 kV तो भाई। अब क्या है कि जापान जो है वो 25 kV से ज़्यादा तक वोल्टेज जनरेट कर दे रहा है, ठीक है ना। अभी किसी को पता नहीं है कैसे कर रहा है क्या है। अब देखिए बात हमारी ये हुई कि देखिए हम यहाँ लाइन तो पैदा किए हैं 11 kV का, ठीक है। लेकिन देखिए ये 11 kV 415 वोल्ट में यहाँ हम लोग फिर चेंज कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ से कंज्यूमर को हमें बांटना है। तो अब बताइए यहाँ 11 kV का तो हम लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर 11 kV में इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और अगर हमें 11 kV की ही ज़रूरत पड़ी है तो हमें क्यों स्टेप अप करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे हम लाइन को ट्रांसमिट क्यों करते हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने साइड साइड में लिख रखा होगा, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या है। अब क्या है कि देखिए मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है। देखिए इसमें रियली में होता क्या है कि ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आप मान लीजिए कि लाइन जहाँ पैदा की है वहाँ से कहीं लेके जाएंगे तो तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, लॉस होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम जो जो दे रहे हैं कोई ज़रूर थोड़ा नहीं कि हमारी जो सेंडिंग एंड पे जो वोल्टेज है वही रिसीविंग एंड पे एकदम एग्जैक्ट वोल्टेज मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो देखिए हम हाई वोल्टेज पे क्यों लाइन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज को स्टेप अप क्यों किए, ठीक है। 11 kV का तो पैदा किए हैं, लेकिन हम फिर यहाँ क्या कर दिए हैं, स्टेप डाउन, ठीक है ना। यहाँ स्टेप अप करके फिर स्टेप डाउन, ठीक है ना। ऐसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे हम लोग लेके गए, ठीक है। मेनली क्या होता है, हम लॉस को कम करने के लिए, ठीक है ना, और कंडक्टर की साइज़ को कम करने के लिए हम वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डेरिवेट करके हम लोग देख लेते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। डेरिवेशन क्या है कि आपको पता है कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं फार्मूला P बराबर P लॉस, यानी पावर लॉस का फार्मूला क्या होता है, I²R, ठीक है। रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होगा पावर लॉस हो क्या होगा, हमारा I²R होगा, ठीक। हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं P बराबर VI, ये भी होता है, ठीक। अगर हम यहाँ से I का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P/V होगा कि नहीं होगा, होगा ना, P/V होगा। अब यहाँ पे अगर आप यही I का मान इस वाले में I² की जगह रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, पावर लॉस बराबर मिलेगा P²R अपॉन V² मिलेगा ना। अब मुझे बात बताइए, ये पावर लॉस है, ठीक है ना, ये पावर लॉस है। एक बात बताइए, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे स्क्वायर के रूप में, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारा पावर लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बस यही एक रीज़न है कि जब हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन से तो उसको स्टेप अप करके करते हैं, ठीक है ना। और हमें मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ को हमें जो वहाँ लाइन देनी रहती है तो वो हाई वोल्टेज पे या वहाँ पे बहुत लोड रहता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उस सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए वोल्टेज को हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का हमारा यही फ़ायदा है, ठीक है। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो P बराबर VI cos phi, ये भी एक फार्मूला यहाँ से होता है, ठीक है ना। अगर हमारा पावर कांस्टेंट इसमें है, अगर आपको भी पता है कि हमें पावर ले जाना है तो इसमें पावर को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। तो दोस्त आपको समझ में आएगा होगा कि पावर को हम लोग क्यों हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। बस एक ही हमारा फ़ायदा है
कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का फ़ायदा है कि हमारा जो लॉसेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए पी हमारा कांस्टेंट है तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, और मान लीजिए यूनिट पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है। ठीक है, तो हमारा निकलेगा P/VI निकलेगा ना हमारे यहाँ पे P/VI निकलेगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम P को कांस्टेंट कर लें, P बराबर अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए तो V क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, ये I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों एक दूसरे के बीच हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब हम वोल्टेज हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो कम होगा, यानी जो धारा की मान होगी वो कम होगी। ठीक है ना, जब वोल्टेज को, अगर हमारा पावर कांस्टेंट है, जहाँ से हम जेनेटिक लाइन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हमारा पावर कांस्टेंट है तो जितना हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे, तो एक चीज़ हमने अभी प्रूव किया कि वहाँ पावर लॉस कम होगा। ठीक है, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या है, उसमें कंडक्टर की साइज भी बचती है। ठीक है, कंडक्टर भी कम लगता है और हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से पावर लॉस भी कम होते हैं। और यहाँ एक निष्कर्ष निकल के आया कि पावर फैक्टर यूनिटी है और पावर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट है, तो P जो V का मान होगा वो, और जो V और I जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर जितना हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे दोस्तों, तो हमारा करंट का मान कम होगा। करंट का मान जब कम होगा तो हमारे लॉसेज जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। जब लॉसेज कम होंगे तो सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होगा, तो हमें जितना वोल्टेज हम जनरेट करेंगे हमें वहाँ उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है ना, मतलब जो लॉस होगा नेग्लिजिबल होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे लाइन को इसीलिए ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ट्रांसमिशन लाइन में हम ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब उसमें ACSR कंडक्टर में जो स्टील होता है और एल्युमिनियम होता है, तो स्टील को कोर में रखा जाता है, अंदर रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि ACSR कंडक्टर बहुत ही मोस्ट फेमस कंडक्टर है, तो इसमें जो स्टील और एल्युमिनियम के बीच में कोई इंसुलेशन रहता है कि नहीं रहता दोस्तों, तो उसमें कोई इंसुलेशन नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, उसमें स्किन इफेक्ट की घटना घटती है, मैं बताऊंगा आपको कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है ना, और स्किन इफेक्ट के नाते जो AC का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट बस रेजिस्टेंस पे डिपेंड, स्किन इफेक्ट क्या होता है कि लगभग हर पैरामीटर बढ़ाने पे वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस मात्र एक ऐसा पैरामीटर है जिसको बढ़ाने पर जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो कम होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, मैं एक वीडियो ही लेकर आऊँगा, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये सब जितने भी इफेक्ट हैं। ठीक है ना, मैं इसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें बताऊंगा कि आपको स्किन इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है ना, कैसे जो करंट होती है वो कोर से ना जा, मतलब अंदर, वो मतलब सेंटर से ना जाकर वो कोर से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, क्यों कोर की तरफ भागना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हमारा तरीके का वो स्किन इफेक्ट होता है, इसमें कंडक्टर जो होती है वो कोर की तरफ ज़्यादा भागती है सेंटर की तुलना में। ठीक है ना, और सेंटर पे हमारा स्टील रखा रहता है। स्टील रखने के फ़ायदे हमारे ये भी हैं कि इसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है कंडक्टर की। ठीक है, और एल्युमिनियम हमारा लाइट होता है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करके कंडक्टर आजकल इंडिया में बना रहे हैं, इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 G/c² होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।